हे अंकित दिस साइड। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये हिंदू पर्सनल लॉ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग कवर अप करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 1 से लेकर 10 तक और साथ ही सेक्शन 11 और सेक्शन 13। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं बेसिक्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट बेसिकली टोटल चैप्टर्स इसमें 6 हैं और इसका टोटल सेक्शन 30 है और ये एक्ट 25 ऑफ 1955 से लाया गया था और इसका डेट ऑफ एसेंट है 18 मई 1955। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो ये 6 चैप्टर में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर प्री का है जिसमें सेक्शन रेंज है 1 to 4। दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट जिसका सेक्शन रेंज है 5 to 8। तीसरा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट और जुडिशियल सेपरेशन जो 9-10 में कवर अप करता है। फिर नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स जो कि 11 से लेके 18 तक कवर अप होता है। फिर है जुरिस्डिक्शन और प्रोसीड्योर जो 19 से लेके 28 तक कवर अप होता है। फिर है सेविंग्स एंड रिपील्स जो 29 से लेके 30 तक कवर हो जाता है, जिसमें 30 जो है अब हटा चुका गया है। बात करते हैं सेक्शन 1 का जो है शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड। तो इसमें सबसे फर्स्ट बात क्या है, तो इसको क्या कहा जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और ये होल ऑफ इंडिया में जो है एक्सटेंड करता है। एक्सटेंशन जो है पूरे भारतवर्ष में है और वो सारे हिंदू पे है जो कि डोमिसाइल है दूसरे टेरिटरी में। कोई भी टेरिटरी में डोमिसाइल है, मान लीजिए एक हिंदू है जो इंडियन हिंदू है और वो अमेरिका में रह रहा हो, लेकिन क्या है उस पे भी ये हिंदू मैरिज एक्ट जो है अप्लाई होगा। अब ये एक्ट जो है ये कहता है कि इसका एप्लीकेशन किस किस पे होगा। दिस एक्ट, ये जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, ये किस किस पे अप्लाई होगा। ये सेक्शन 2 बोलता है कि दिस एक्ट अप्लाइज वो सारा पर्सन जो हिंदू है बाय रिलीजन, या वीर शैव है, या लिंगायत है, या ब्रह्म हो, प्रार्थना हो, या आर्य समाज का क्या है फॉलोअर है। दूसरा क्या, वो सारा पर्सन जो कि बुद्धिस्ट है, जैन है, या सिख है बाय रिलीजन से। और फिर कहा जाता है कि ये वो सारा पर्सन जो कि इसी टेरिटरी में रहने का डोमिसाइल हो, मतलब इंडिया ही में रहता हो, लेकिन क्या हो वो बस मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं होना चाहिए। उस बस ये चारों धर्म का वो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, उस पे हिंदू पर्सन ये मैरिज एक्ट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन का बात करते हैं तो वो सारा पर्सन हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख कहलाएगा। कब कब, जब जब चाइल्ड जो हो वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो और उसके दोनों पेरेंट क्या हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो बाय रिलीजन। या तो फिर वो चाइल्ड जो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है जिसका एक पेरेंट क्या हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो या जैन हो बाय रिलीजन, और वो बाउट किया गया हो उसी धर्म के अनुसार। ठीक है, मान लीजिए एक का फादर जो है वो हिंदू है और मदर जो है मुस्लिम है, बट क्या वो जो बच्चा है वो क्या करता है, वो हिंदू रीति रिवाज को ज्यादा फॉलो करता है, वो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करता है, तब वो क्या कहलाएगा, हिंदू कहलाएगा। फिर वो सारा पर्सन जो कन्वर्ट हुआ हो या रिकन्वर्ट हुआ हो, वो सारा पर्सन भी क्या आएगा, उस सारे पर्सन पे भी ये जो है एक्ट अप्लाई होगा। सेक्शन 2 का और 2 क्या कहता है, तो कहता है कि शेड्यूल ट्राइब पे ये अप्लाई नहीं होगा जो 366 आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट कर सकती है, तभी अप्लाई होगा, ऐसे अन्यथा वो अप्लाई नहीं होगा। और लास्ट सेक्शन भी कुछ यही है, जो प्रोविजन हिंदू रिलीजन का किस किस पे अप्लाई है, कैसे कैसे है, यही सब है। आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं डेफिनेशन क्लॉज जो कि सेक्शन 3 में कवर अप होता है। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है कस्टम और यूजेस। कस्टम ऑफ यूजेस यानी कि प्रथा, तो वो सारा रूल्स जो कि कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया जा रहा हो लॉन्ग टाइम से, फोर्स ऑफ लॉ में किसी भी हिंदू के द्वारा कोई भी लोकल एरिया में, ट्राइब में, कम्युनिटी में या ग्रुप में या फैमिली में, तो वो सब क्या कहलाएगा, उसका कस्टम या यूजेस कहलाएगा। वो सारा लॉ जो बहुत ही लंबे समय से एज अ रूल जो लंबे समय से चला आ रहा हो किसी भी ट्राइब में, कस्टम्स, कम्युनिटी में, ग्रुप्स में, फैमिली में, किसी लोकल एरिया का हिंदू के द्वारा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, कस्टम और यूजेस कहलाएगा। और ये क्या होना चाहिए, नॉट अनरीजनेबल। ये कैसा होना चाहिए, एकदम रीजनेबल होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए। ठीक है,
और ये जो है लंबे समय से चलो आना चाहिए और बीच बीच में डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये कस्टम और यूजेस कहलाएगा। इसका 3B क्या बोलता है, तो 3B बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिसका मतलब है सिटी का सिविल कोर्ट, इसमें ज्यादा आगे दिमाग नहीं लगाएंगे। सी क्या कहता है, तो ये कहता है फुल ब्लड और हाफ ब्लड की बात करता है। तो फुल ब्लड कौन होगा, तो दो पर्सन, दो गर्ल या दो बॉय आपस में फुल ब्लड जब तब कहलाएगा जब उसके वो लोग उनके एक ही माँ बाप हो, मतलब सेम मदर और सेम फादर हो, तभी वो क्या होगा, फुल ब्लड कहलाएगा। और हाफ ब्लड कब कहलाएगा, तो जब फादर सेम हो लेकिन मदर्स क्या हो, डिफरेंट हो, तब वो क्या कहलाएगा, हाफ ब्लड कहलाएगा। और यूट्रीन ब्लड कब कहलाएगा, तो जब मदर तो सेम बट फादर क्या हो जाए, हस्बैंड क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तब वो यूट्रीन ब्लड कहलाएगा। अब सपिंडा रिलेशन क्या है, तो सपिंडा रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि सपिंड में कवर होता है, मतलब सेम पिंड में। और ये कहां कैसे देखा जाता है, तो ये मदर के लाइन में 3 जनरेशन तक देखा जाता है और फादर्स के लाइन में 5 जनरेशन तक देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, मैरिज जो होता है प्रोहिबिटेड होता है, इसी को सपिंडा रिलेशन कहते हैं। उसी तरह डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन मतलब सेम फैमिली या सेम, मतलब सब कुछ सेम लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट में शादी नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल है कि खुद के चाची के साथ या मौसी के साथ या ऐसे जो है ये सब शादी नहीं किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाएगा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएगा ये। अब सेक्शन 4 जो बात करता है इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट कहता है कि इसका मतलब, इसका बेसिकली मतलब क्या है, तो ये है, ये कहता है कि कोई भी टेक्स्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन या कोई भी लॉ इन फोर्स जो कमेंसमेंट के बाद हिंदू पर्सनल लॉ के, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू पर्सनल लॉ क्या करे, वो इनकंसिस्ट, या तो वो टेक्स्ट, रूल, और मतलब इसको अच्छे से समझते हैं कि वो सारा टेक्स्ट या रूल या इंटरप्रिटेशन या वो सारा लॉ जो कि फोर्स था बिफोर हिंदू पर्सनल लॉ आने के, और वो क्या हुआ जब हिंदू पर्सनल लॉ आया तो उसको ओवरराइड किया, उस पर क्या देखा, ओवरराइडिंग इफेक्ट दिखा, तो वो सारा क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। क्योंकि वो कोई भी ऐसा रूल, इंटरप्रिटेशन या कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा हिंदू लॉ से, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको सीज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि सेक्शन 5 में कवर अप होता है। इसको अच्छे से समझते हैं इस वाले चार्ट से। तो ये कुछ कंडीशन है जिसको फुलफिल करना होगा हिंदू मैरिज एक्ट के लिए। सबसे पहले मोनोगैमी, तो एक वाइफ और एक ही हस्बैंड होना चाहिए, मोनोगैमी परफॉर्म होना चाहिए। दूसरा है फ्री कंसेंट, इंसेनिटी में नहीं दिया गया हो, साउंड माइंड में दिया गया हो, और जो एज है, एज लिमिट है उसमें दिया गया हो। एज लिमिट क्या है, तो मेल के लिए 21 साल है, फीमेल के लिए 18 साल है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन में नहीं आना चाहिए रिलेशन, और सपिंडा रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 बात कवर अप हो जाता है तो यही है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। बात करते हैं सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, तो वो सारा कस्टमरी राइट्स या सेरेमनीज जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सोलेमनाइज होता है, तो वो सारा चीज क्या होना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा हिंदू मैरिज के लिए। और अगर सप्तपदी आपके मतलब उसमें जो आप ट्राइब में रह रहे हैं या जो भी कम्युनिटी में रह रहे हैं उसमें राइट्स और सेरेमनी में सप्तपति यानी 7 फेरे जो कि आग के सामने लिया जाता है, ये अगर इंक्लूड है तो इसका भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज जो कि सेक्शन 7 में कवर अप होता है। आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। तो हिंदू मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और स्टेट गवर्नमेंट ही रजिस्ट्रेशन का सारा काम देखेगा, क्योंकि ये स्टेट का काम है, क्योंकि शादी किसी एक ही स्टेट में हो सकता है, 2 अलग अलग स्टेट में नहीं हो सकता है। तो सेंट्रल इसमें कोई लेना देना नहीं रहता है सेंट्रल का। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, हिंदू मैरिज एक्ट को रजिस्टर करता है, कहाँ पे, हिंदू मैरिज रजिस्टर में। अगर कोई व्यक्ति इस रजिस्टर को नहीं करवाता है, अपना मैरिज को रजिस्टर नहीं करवाता है और इसका ओवरराइड करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो वो लाइबल हो सकता है पनिशमेंट के लिए 25 रुपीज ऑफ फाइन के साथ। और जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा। और कभी भी हिंदू मैरिज रजिस्टर का जो है इंस्पेक्शन हो सकता है और ये एक एविडेंस के रूप में भी एडमिसिबल हो सकता है। और अगर आपको कुछ भी चीज सर्टिफाइड कॉपी एक्सट्रैक्ट करना है तो एक रीजनेबल फी रजिस्ट्रार को देके क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर लास्ट क्लॉज कहता है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया है फिर भी क्या होगा, वो इफेक्ट में रहेगा और हिंदू मैरिज एक्ट बाध्य रहेगा। अब बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। ये क्या कहता है,
तो ये जुडिशियल सेपरेशन जो अलग होने से जस्ट अपोजिट, और ये क्या कहता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ को क्या कहता है, एक साथ लाने का मतलब कोशिश करता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आइदर हस्बैंड या वाइफ क्या होता है, विदाउट किसी रीजनेबल एक्सक्यूज से सोसाइटी से विड्रॉ कर जाती है, मतलब वो मैरिज से विड्रॉ करना चाहती है, तो अग्रीव पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में। और कोर्ट अगर ये मानती है कि ये विदाउट एनी रीजनेबल कॉज चला गया है, तो वो क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को सहमति दे देगी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। इसका बेसिकली मोटो होता है कि एक साथ लाओ, जो हस्बैंड या वाइफ जो एक दूसरे से अलग हो गए उसको क्या कर देना, एक साथ ले आना और साथ में मैरिज को बचाना। इसका बेसिकली रीजन यही होता है कि मैरिज को बचाना। और उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि रीजनेबल कॉज था कि नहीं विड्रॉ का, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, जिसने इस मैरिज से विड्रॉ किया, चाहे वो हस्बैंड ने विड्रॉ किया हो या वाइफ ने, तो उसको रीजनेबल कॉज का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसी के ऊपर चला जाएगा सारा कार्यभार। सेक्शन 10 जो है जुडिशियल सेपरेशन, तो इसको समझते हैं चार्ट से। तो सेक्शन 10 दो क्लाउजेज में, 10(1) और 10(2). सबसे पहले तो 10(1) क्या कहता है, हस्बैंड और वाइफ बोथ जो है फाइल कर सकते हैं पटिशन को। और दूसरा क्या कहता है कि जो डिक्री है जुडिशियल सेपरेशन वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में है कि वो या तो पास करे या तो रिसेंड करे। अब ग्राउंड देखते हैं कि जो जुडिशियल सेपरेशन है उसमें हस्बैंड और वाइफ के पास डिवोर्स लेने का कुछ ग्राउंड है जो कि 13(1) में दिया हुआ है, वो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले ग्राउंड है एडल्ट्री, अगर शादीशुदा होने के बाद भी वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो क्या होगा, ये ग्राउंड बनता है एडल्ट्री का, जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिया है। दूसरा है क्रोयल्टी, अगर उसके साथ मारपीट की जा रही है, डिजर्शन कर लेना या फिर कन्वर्जन कर लेना, अपना धर्म परिवर्तन, या तो अनसाउंड माइंड हो या तो लेप्रोसी होना चाहिए, तो ये हटा दिया गया है लेप्रोसी अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि ये क्योरेबल डिजीज बन गया। या कोई वेनरेबल डिजीज से गुजर रहे हो, जैसे एड्स वगैरह हो गया, या आपने दुनिया ही को त्याग दिया, रिनाउंस द वर्ल्ड कर दिया, या 7 साल से मिसिंग हो, इन सारे कंडीशन पे हस्बैंड और वाइफ सेक्शन 13(1) के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स पटिशन फाइल कर सकते हैं। और डिवोर्स का फिर पटिशन बेसिकली कहाँ फाइल होगा, तो हिंदू मैरिज एक्ट में जा रहे हैं तो फिर फैमिली कोर्ट में जाना होगा और फाइल करना होगा, या फिर रेस्टिट्यूशन भी कहाँ करना होगा, तो वो फैमिली कोर्ट में ही होगा। और कुछ ग्राउंड है जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है डिवोर्स के लिए, जैसे बाइगैमी हो गया, अगर हस्बैंड रेप के केस में अंदर जाता है, या कोई कोहबिटेशन नहीं हुआ है 125 सीआरपीसी के डिग्री पास होने के बाद, या प्यूबर्टी अटेंड कर लियो, बचपन में उसका शादी होता है और वो प्यूबर्टी में आ गई और उसको लगता है कि अब वो इस मैरिज के लिए नहीं है, इसमें नहीं रह सकती है, तब क्या कर सकती है, सारा ग्राउंड सिर्फ वाइफ के लिए वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। फिर जो है 11 जो है वो बात करता है वाइड मैरिज का। वाइड मैरिज कब कब हो सकता है, तो वाइड मैरिज का तीन तीन कंडीशन था जो हम लोग 5(1) पर हैं, 5(2) पर हैं और 5(3) पर हैं, ये 5(4) पर है और 5(5) पर है। इन सारे सेक्शन में जो भी कंडीशन थी उसमें क्या हो सकता है, मैरिज क्या हो सकता है, वाइड हो सकता है। आइए एक बार देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 क्या कहता था कि दोनों पार्टी जो है, मतलब दोनों पार्टी क्या हो, जब टाइम हो शादी का, तब दोनों पार्टी मतलब वो एक ही मतलब शादीशुदा हो, उसके पहले कोई स्पाउस नहीं हो, उसका पहले से वो मैरिज ना हो। दूसरा है सपिंड रिलेशन ना हो, और तीसरा है प्रोहिबिटेड डिग्री ना हो। अगर ये सारा चीज होता है तो वो क्या हो जाएगा, सेक्शन 11 के अंतर्गत वो जो है मैरिज वो वाइड हो जाएगा। और विड एक लास्ट है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो कि 13(b) में दिया है, और हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स को फाइल कर सकते हैं। और ये कब ऐड किया गया था, 1976 के अमेंडमेंट के बाद ऐड कर दिया गया था कि बाय म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि और कौन कौन सा टॉपिक मुझे कवर अप करने चाहिए। और आई होप आपने मेरे मुस्लिम पर्सनल लॉ का सारा वीडियो देखा होगा। थैंक यू।